हेलो दोस्तों, ढेर सारा स्वागत है। और हम जैसा कि मैंने आपसे कल बताया था कि हम लोग वोकैबुलरी पर काम करेंगे और लगातार लेक्चर्स को और लगातार प्रैक्टिस को करते रहेंगे, लगातार प्रैक्टिस सेट्स को तैयार करते रहेंगे। तो ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है जहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आए हुए सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। और यहाँ पर हमेशा की तरह एक नई चीज़ होगी। हमने इडियम्स को देखा, फ्रेजेस को देखा, नए नए वर्ड्स को देखा। यहाँ पर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपके पास एक सेंटेंस का हिस्सा होगा छोटा सा, जहां पर आपको एक स्मॉल फ्रेज दिया होगा। सपोज कहा गया विच इज इम्पॉसिबल, या समवन हु वॉक्स ऑन फूट, ऐसा कोई आपको फ्रेज दिया होगा, एक सेंटेंस का स्मॉल पोर्शन दिया होगा, जिसको पहचान करके आपको उसके लिए एक वन वर्ड को सब्स्टिट्यूट करना होगा। एक वर्ड को एक बड़े फ्रेज के लिए सब्स्टिट्यूट करना होगा, उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके पहले कि हम इसकी गहराई में जाएं, इसको समझने की कोशिश करें, मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जितने भी शब्द आते हैं लगभग कंपटीशन में, एसएससी में या सीजीएल में या फिर आपका एनडीए डिफेंस में या फिर बैंकिंग में और भी तमाम सारे एग्जामिनेशंस में, जहाँ जहाँ भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अकर होता है, बार बार आता है, वहाँ कॉमनली एक बुक का ही इस्तेमाल किया गया है। मोस्टली करीब करीब 95% एक ही बुक का इस्तेमाल किया गया है, वर्ड पावर मेड इजी। एक किताब है वन वर्ड पावर मेड इजी करके। वर्ड पावर नॉर्मन लुइस की। इस राइटर की एक किताब चलती है नॉर्मन लुइस की, वर्ड पावर। और वो लगभग पूरे दुनिया में, मुझे लगता है कि वर्ड पावर के लिए सबसे अच्छी किताब है पूरी दुनिया में। लगभग इससे अच्छी किताब वोकैबुलरी के मामले में नहीं लिखी गई। लगभग हर वो शब्द जिसकी आपको आवश्यकता हो सकती है, जो आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, किसी अच्छे लिटरेचर में आ सकता है, किसी अच्छे एग्जाम में आ सकता है, किसी अच्छी किताब में आ सकता है, लगभग हर वो शब्द इस व्यक्ति ने उस किताब में दे दिया है। और आप अगर कंपटीशन से जरा भी जुड़े हैं तो आपने वर्ड पावर मेड इजी का नाम ना सुना हो, ये नामुमकिन है या असंभव है। और आजकल जितने भी टीचर्स रूट्स इत्यादि पढ़ाते हैं, रूट्स पढ़ाते हैं, ये डेरिवेशंस बताते हैं, वो सारे के सारे लगभग इसी किताब से ही हैं। लगभग 70 से 80% के आसपास। हाँ, कुछ टीचर्स और अधिक पढ़े लिखे होंगे तो वो और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, वहाँ से नए शब्द लेकर के आएंगे, तो वहाँ से नए रूट्स, नए डेरिवेशंस और नई नई चीज़ें बताएंगे। बट मेनली जो है कंपटीशन में इस किताब का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को या एज अ होल कंप्लीट वोकैबुलरी को भी टैकल करना चाहते हैं, उसको फेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए इससे अच्छी दूसरी किताब नहीं हो सकती है। बट अब जब किताब की चर्चा शुरू ही हो गई है और हम प्रैक्टिस सेट लगाने ही वाले हैं, तो क्यों ना चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें। मैंने लगभग जितना समय अपना कंपटीशन में बिताया, जितने लड़कों से मैं मिला जो तैयारी कर रहे हैं, लगभग हर लड़के के कमरे में ये किताब जरूर मिली मुझको, लेकिन बिना पढ़ी हुई। लोग किताब तो ले आते हैं और उसे ले करके थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं, बट उस किताब को कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो किताब, उसकी भाषा काफ़ी कठिन है और उस भाषा की कठिनाई को लेकर के वो किताब कभी भी पूरी नहीं हो पाती है। बट मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे पूरा का पूरा एक सेशन चलाना चाहिए जिसमें मैं वर्ड पावर मेड इजी को लेकर के उसके सारे वीडियोस अपलोड कर सकूं। बट वो फ्यूचर का काम है, कभी हुआ तो देखेंगे। लेकिन लगभग यहाँ पर जो शब्द आज आए हुए हैं कंपटीशन में, ये जो भी शब्द हैं यहाँ पर, वो एसएससी को लेकर के हैं। और ये सारे के सारे शब्द जो है वर्ड पावर मेड इजी में दिए हुए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक एक चीज को अच्छी तरह से। सपोज एक वर्ड दिया, एक आपके पास एक फ्रेज है, दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसको आर पार देखा जा सके। थ्रू माने आर पार देखा जा सके, ऐसी कौन सी चीज है, उसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। मैजिकल, वो हो नहीं सकता क्योंकि मैजिकल का मतलब है जादुई, थोड़ा सा मैजिक से रिलेटेड। ठीक है, आप एक बात याद रखिएगा, जिन शब्दों के अंत में ए और एल होगा वो एडजेक्टिव्स होंगे सारे के सारे। जिन शब्दों के अंत में ओ, यू और एस होगा वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स होंगे। और एडजेक्टिव्स का मतलब ही होता है कि एडजेक्टिव एक नाउन को ही क्वालिफाई करेगा, एक नाउन के
पहले ही आएगा, ना कि बाद में। हाँ, कहीं कहीं ये एक अलग बात है कि एडजेक्टिव बाद में भी आ सकता है, जॉन द ग्रेट, जीसस एंड ऑल दैट। हाँ ठीक है। तो दैट विच कैन बी सीन थ्रू का मतलब है जो आर पार देखा जा सके। मैजिकल वर्ड फिट नहीं बैठता। ओपेक जो वर्ड है वो फिट नहीं बैठता, क्योंकि ओपेक का मतलब है जिसके पार ना देखा जा सके, जिसके पार ना देखा जा सके। सपोज मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूँ, इस रूम में एक कमरा है, इस कमरे में के रूम के दरवाजे में एक कांच लगा हुआ है, बट उस कांच से मुझे देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो ओपेक है। वो जो ग्लास है वो ओपेक है, तो हम उस ग्लास को ओपेक ग्लास कह सकते हैं। ओपेक एडजेक्टिव है और ये क्लास को क्वालिफाई कर देता है। तो ओपेक ग्लास का मतलब हुआ कि ऐसा ग्लास जिसके पार नहीं देखा जा सकता। ठीक है। अब आते हैं तीसरे वर्ड पे, ट्रांसपेरेंट, जो कि एब्सोल्युटली इसका करेक्ट आंसर है। और ट्रांसपेरेंट का मतलब है जिसके पार भी आसानी से देखा जा सके। ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब हुआ कि जो दोनों तरफ से देखा जा सके, इस पार से भी और उस पार से भी। अब देखते हैं, सपोज आपने देखा होगा एक ऐसा गेट जो इस तरफ से अगर है तो यहाँ के लोग उसे वहां से देख सकें, और वहां जो उस तरफ खड़ा है वहां का व्यक्ति अंदर की तरफ देख सके, उसे हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। आखिरी जो हमारा शब्द है इनविजिबल, वो तो इन ऑप्शन पे फिट बैठता ही नहीं है। क्यों नहीं फिट बैठता? इसलिए फिट बैठता क्योंकि इनविजिबल का मतलब है जो दिखाई ही न दे, विलुप्त। विलुप्त अर्थ में या गायब, विलुप्त या गायब के अर्थ में इनविजिबल शब्द का इस्तेमाल होगा, और वो यहाँ पर फिट नहीं बैठता है इस डेफिनेशन के हिसाब से। एक प्रकार की डेफिनेशन ही है, दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसको आर पार देखा जा सके। तो गायब को नहीं देखा जा सकता, ओपेक को बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, मैजिकल वर्ड फिट नहीं बैठता, इसलिए ट्रांसपेरेंट ही करेक्ट ऑप्शन है। आते हैं नए फ्रेज पर, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वर्ड्स होंगे उसके पहले एक डेफिनेशन होगी स्मॉल साइज की, और उस डेफिनेशन में आपको उसे समझना होगा। यह रही उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के नीचे होंगे 4 ऑप्शन, बट अभी हम तो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इसलिए यहां पर नहीं, लेकिन जब कभी भी मैं आपको दूंगा तो आप समझ जाएंगे। सपोज दैट एक वर्ड दिया हुआ है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, फिर दिया हुआ है इनएक्सेसिबल, और इसके बाद दिया हुआ है इम्यूटेबल। तीनों शब्दों को ठीक से समझ लेते हैं, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इम्प्रेग्नेबल का मतलब है जिसको खींचतानी करके, जिसको जबरदस्ती करके अपने हासिल नहीं किया जा सकता, जैसे बलपूर्वक अपने स्वामित्व में नहीं लिया जा सकता, उसको हम इम्प्रेग्नेबल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस और बचते हैं, इन एप्रीहेंसिबल, इनएक्सेसिबल और इम्यूटेबल। इनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हमारे पास जो इन एप्रीहेंसिबल शब्द है उसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा टेक्स्ट, खास तौर पे टेक्स्ट, खास तौर पे कोई एक ऐसा पैसेज या कोई ऐसा कोई एक ऐसा इंस्टांस जिसे आप अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो चीज़ या वो इंस्टेंस, बुक, पैराग्राफ, पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए इनएप्रीहेंसिबल है। आप उसे एप्रीहेंड नहीं कर पा रहे, आप उसे समझ नहीं पा रहे, मतलब आपके समझ के परे है वो चीज़। तो जो चीज़ आपके समझ के परे हो, जो चीज़ आपके समझ के परे हो, वो आपके लिए इनएप्रीहेंसिबल होती है। अगर मैं बोल सकता हूँ, एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, द हिंदू न्यूज़पेपर इज स्टिल इनएप्रीहेंसिबल टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है कि आज भी द हिंदू अखबार बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए समझ के बाहर है। इसलिए क्योंकि द हिंदू नाम का जो न्यूज़पेपर है उसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो लैंग्वेज के डिफिकल्ट होने की वजह से उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसके बाद नया शब्द है इनएक्सेसिबल। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सेस जो शब्द है, एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच। ठीक है। जैसे एक्सेस टू
बुक्स का मतलब है किताबों तक किसी चीज की पहुंच होना, किताबों तक किसी की रीच होना, अप्रोच होना। इसके पहले मैंने इन लगाया नेगेटिव प्रीफिक्स और उसके बाद आई वैल्यू, ठीक है। तो इसके बाद इसका मतलब ये हुआ जिस तक पहुंचा ना जा सके, जिसको एक्सेस करना आसान ना हो, जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो, उसे हम इनएक्सेसिबल कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आखिरी शब्द है इम्यूटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इम्यूटेबल का मतलब है कोई एक ऐसी चीज जो समय के साथ साथ परिवर्तन में ना, विच समथिंग विच कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, वो जैसी की तैसी बनी रहे। और चूंकि फिलोसॉफिकल वर्ड है, पता नहीं कंपटीशन में कहाँ से आ गया, ऑप्शन में कहाँ से दे दिया। इम्यूटेबल का मतलब है बियॉन्ड चेंज, जिसको बदला नहीं जा सकता। अब एक सवाल ये पैदा होता है, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो समय मतलब परिवर्तन के परे है। इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज जिसे बदला नहीं जा सकता, है ना, इम्पॉसिबल चीज। जरा सोच करके देखिए कौन सी ऐसी चीज है जिसे बदला नहीं जा सकता। केवल सत्य ही ऐसा है जिसको बदला नहीं जा सकता, वो ज्यों का त्यों ही रहेगा और हमेशा वैसा का वैसा रहेगा। खैर, ए लार्ज इंप्रेसिव हाउस, आपके पास चार ऑप्शन है, मैंसन, शैक, केबिन एंड फोर्ट। क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यद्यपि ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन मैंशन का मतलब हुआ एक तरह की ऐसी बिल्डिंग जहां आपके पास सारी सुख सुविधाएं हो, वहां एक बाग बगीचा भी हो, एक स्विमिंग पूल भी हो, स्विमिंग पूल भी हो गया, एक गार्डन भी हो गया, नौकर भी हो गए, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वाह, स्विमिंग पूल भी है, गार्डन भी है, ढेर सारे नौकर चाकर भी हैं, ढेर सारी गाड़ियां भी खड़ी करने की जगह है। ऐसी जगह जो है उसे मैंसन कहते हैं। अब आते हैं शैक। शैक का मतलब होता है झोपड़ी, छोटी सी, जो लकड़ियों की बना ली जाए या झाड़ियों से बना ली जाए, उसको हम शैक कहते हैं। बड़ा प्यारा शब्द है। गांवों में अगर आप जाकर के देखेंगे तो आज भी बहुत सारे लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं, और गर्मियों में बहुत अच्छी होती है वो। ये मत समझना कि मैं इसकी बुराई करने वाला हूँ, मेरे बस का नहीं है, क्योंकि घर घर होता है वो, भले ही अ, लकड़ियों का बना हो या घास फूस का बना हो या फिर किसी और चीज़ का बना हो। आप जहाँ रह रहे हैं आपका सुखी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप महलों में रह करके भी सुखी नहीं हैं तो फिर किसी मतलब का नहीं है वो महल, और अगर आप झोपड़ी में रह करके बहुत सुखी हैं तो बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। आता है केबिन। केबिन आप जानते हैं ज़्यादातर इसका इस्तेमाल एक छोटे से कमरे के तौर पर होता है, जैसे हम ऑफिस की तरह से इस्तेमाल कर सकें या किसी और रूप में भी इस्तेमाल कर सकें। तो केबिन एक छोटी सी जगह होती है, ठीक है, एक बहुत छोटी सी जगह, छोटा सा कमरा, जैसे मैं इस कमरे में पढ़ा रहा हूँ तो ये केबिन ही है, ठीक है। अब आते हैं आखिरी वर्ड है फोर्ट। फोर्ट का मतलब होता है किला, और आप जानते हैं रेड फोर्ट, ब्लैक फोर्ट एंड ग्रीन फोर्ट, और भी तमाम सारे फोर्ट हो सकते हैं, बट हमारे पास जो रेड फोर्ट है वो लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। तो फोर्ट का मतलब हुआ किला, ठीक है। और तमाम सारे फोर्ट्स हो सकते हैं, दुनिया भर में हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक नया एक नई डेफिनेशन है, एन ऑफिशियल पार्डन। एन ऑफिशियल पार्डन, और उसके हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब जरा समझते हैं कि ऑफिशियल पार्डन क्या है। सपोज दैट आप किसी ऑफिस में काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, और उस कंपनी में काम करते करते आपसे कोई गलती हो जाए और आपको अपने बॉस को एक लेटर लिखना हो, तो जाहिर सी बात है कि आप उससे जाकर के वीडियो कॉल करके तो उससे माफ़ी मांगोगे नहीं, आ जा करके उसके कमरे में से हाथ मिला करके भी माफ़ी नहीं मांगोगे, क्योंकि आपने जो गलती की है वो आपके ऑफिस से रिलेटेड है, आपकी गलती ऑफिशियल है। तो उसका जो जवाब दिया जाएगा वो भी ऑफिशियल होगा, माफ़ी मांगी जाएगी वो भी ऑफिशियल होगी, और जो उससे मतलब जो माफ़ी मांगी जाएगी वो भी ऑफिशियल होगी, और जो माफ़ी दी जाएगी वो भी ऑफिशियल होगी। इस अर्थ में एमनेस्टी शब्द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जो ऑफिशियल माफी है, ऑफिशियल पार्डन है, उसे हम एमनेस्टी कहते हैं। बट लेकिन अब हमारे पास चार ऑप्शंस और हैं, रिडेम्पशन, रेजिसाइड एंड एमनेसिया। समझ लेते हैं ठीक से। रिडेम्पशन कहते हैं
जब कोई इंसान बहुत अधिक पाप करे और पाप करने के बाद उसे इस बात का एहसास हो कि इनसे मुक्ति चाहिए, या एक इंसान जिसे पापों से बहुत अधिक डर लगता हो और वो उसके अंदर एक प्रायश्चित्त की भावना हो, या उसको सुधरने की बहुत अधिक इच्छा हो, उसे रिडेम्पशन कहते हैं। बट ये एक क्रिश्चियन वर्ड है, ये ईसाइयत में इस्तेमाल होता है। ईसाइयत में ये शब्द इस्तेमाल होता है रिडेम्पशन, और रिडेम्पशन का मतलब हुआ पापों से मुक्ति या एक प्रकार का उद्धार जिसको हम कहते हैं, उस अर्थ में रिडेम्पशन शब्द का इस्तेमाल होता है। रिडेम्पशन एंड रिसरेक्शन बोथ आर डिफरेंट। एक शब्द रिसरेक्शन भी है। रिसरेक्शन नाम की एक किताब भी है जो लियो टोल्स्टॉय ने लिखी है। लियो टोल्स्टॉय ने एक किताब लिखी थी रिसरेक्शन, बहुत उम्दा किताब है, बहुत ही अद्भुत और जबरदस्त किताब है। अगर आप लोगों को मौका लगे कभी, लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है, वर्ड्सवर्थ पे आप इसको खरीद सकते हैं, 150-150 रुपए की किताब है। बट अगर आप इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी जरूर बदलेगी। कहानी का सार सर्वस्व केवल इतना सा है कि एक मैं उस कहानी को नहीं बता सकता, थोड़ी सी अनऑफिशियल है, इनफॉर्मल है, बट मैं आपको इशारा कर देता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जिससे कोई गलती हो जाती है और उसकी वजह से किसी लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाती है। इसके बाद जब उसे मालूम पड़ता है कि उस व्यक्ति की गलती से एक लड़की की ज़िंदगी खराब हो गई है, तो इसके बाद उस लड़की के पास पहुंचता है और अपनी जान लगा करके उसकी मदद करता है। और उस पूरे प्रोसेस को ध्यान में रख करके एक किताब लिखी गई है रिसरेक्शन नाम की, जो लियो टोल्स्टॉय ने लिखी थी, और बहुत अच्छी किताब है, उम्दा किताब है। इतनी उम्दा किताब है कि जितनी तारीफ करूं कम है। तो लियो टोल्स्टॉय की किताब है, अगर हो सकता है तो आप पढ़िए। तो रिसरेक्शन का मतलब होता है एक तरह का मर के जिंदा होना, मर कर जिंदा होना। जैसे जीसस के बारे में कहा जाता है, सूली के लटकाए गए वो, और उसके 3 दिन बाद रिसरेक्ट हुए, वापस उसी शरीर में उनके अंदर जान आ गई। तो रिसरेक्शन का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति, इस किताब के अनुसार, जो पाप करते करते मर चुका हो, बट उसे अचानक से जब एहसास होता है कि मैंने पाप किए, कुछ गलत काम किए, तो उस पुनर्जागृति को, उस पुनर्जागरण को हम रिसरेक्शन कहेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं एमनेजिया। एमनेजिया एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसका मतलब होता है कि आपको जब इमेजेस भूलने लगे, तस्वीरें भूलने लगे, आपको लोगों के नाम भूलने लगे, आपको याद की हुई चीज़ें याद न रहें, आप छोटी छोटी बातों को भी भूलने लगे, तब आपको एमनेजिया नाम की एक बीमारी होती है। और इसका मतलब होता है स्मृति लोप, एक प्रकार का ये मनोवैज्ञानिक मनोविकार है एक प्रकार का। तो एमनेजिया का मतलब हुआ आपका स्मृति का लोप, आपकी मेमोरी जब आपका साथ देना बंद कर दे, तो उसे एमनेसिया कहते हैं। एक बड़ा प्यारा वर्ड आया है रेजिसाइड। तो रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या। राजा की हत्या जो है, उस अर्थ में रेजिसाइड शब्द का प्रयोग होता है। और मैं आपको अब एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि अगर आपने यहाँ देखा हो हत्या, तो हत्या शब्द संस्कृत का है, एकदम शुद्ध संस्कृत का है। आगे बढ़ते हैं। जैसे घात शब्द है, जैसे लोग बोलते हैं ना वो घात लगा कर बैठे थे, तो घात जो शब्द है वो संस्कृत का है। घात जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है। खैर, आइए चलते हैं अगले शब्द पे। फिर एक डेफिनेशन दी हुई है, वन वॉक्स ऑन फुट, जो अपने पैरों पर चले। अब जो अपने पैरों पर चले, वो तो बिल्ली भी चलती है, बंदर भी चलता है, सारे जानवर अपने पैरों पर ही चलते हैं, बहुत सारी चीजें अपने पैरों पर चलती हैं। ठीक है, चींटी भी अपने पैरों पर ही चलती है। बट हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इसका सबसे सूटेबल ऑप्शन जो है पेडेस्ट्रियन होता है, जिसका मतलब होता है पैदल। पैदल अर्थ में पेडेस्ट्रियन शब्द का इस्तेमाल होता है, और ये बहुत फेमस शब्द है, लगभग हर जगह इस्तेमाल होता है, आम बोलचाल में भी इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत फेमस शब्द है पेडेस्ट्रियन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक शब्द आता है पॉपर। पॉपर का मतलब होता है पुअर। एक ऐसा इंसान जिसके पास अपना गुजारा करने का ठीक ठाक साधन ना हो, उसके पास इतना पैसा भी ना हो कि वो 2 वक्त का भोजन कर सके, और किसी प्रकार से उसकी ज़िंदगी बस चल रही हो। इस अर्थ में हम पॉपर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और पॉपर का मतलब होता है पुअर, अति दरिद्र, बहुत दीन दुखी, कंगाल एकदम।
मतलब उसकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब हैं, इस अर्थ में हम पॉपर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं पीडियाट्रिशियन, बच्चों के डॉक्टर को कहते हैं। जो बच्चों का डॉक्टर है उसे हम पीडियाट्रिशियन कहते हैं। अब आता है प्रोटोगोनिस्ट, बुरे व्यक्ति के अर्थ में। सारे शब्द बता दिए आपको। एक बात आपको और भी याद रखनी है कि डेफिनेशन आपको अगर याद नहीं है तब भी आपको शब्द याद रखना पड़ेगा, और शब्द का एक क्रम बना लीजिए आप, और लगभग उसको हर हर दिन एक बार रिवाइज कर लीजिए। सपोज दैट आपने 100 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए और आपने उनको एक हफ्ते तक रिवाइज किया। 100 वर्ड को रिवाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा खींच करके 10 से 15 मिनट लगेगा। 10 मिनट में आप 100 शब्दों को रिवाइज करेंगे। एक हफ्ते में या 10 दिन में आपको वो शब्द याद हो जाएंगे। जब वो याद हो जाएं तो आप उन्हें साइड कर दीजिए, नए 100 शब्द ले लीजिए। फिर वही 10 दिन का प्रोसेस करिए, और इसके बाद एक ऐसा हफ्ता निकालिए जब आप उन 100 को, नेक्स्ट 100 को एक साथ याद कर, एक साथ रिवाइज कर सकें। याद रखना, पढ़ने से भी कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को रिवाइज करना। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं शब्दों को तो आपको वो याद नहीं रहेंगे, वो आपको जल्दी भूलेंगे, आपके संस्कार दृढ़ नहीं होंगे, और संस्कारों का दृढ़ होना बहुत आवश्यक है। आगे चलते हैं। नया शब्द है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। वाओ, जिसको समझने ही नामुमकिन हो, जिसे समझना नामुमकिन हो। मैं आपको चारों शब्द का समझा देता हूं। वैसे ऑप्शन बी करेक्ट है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इन जो है ना नेगेटिव प्रीफिक्स है, और एबल जो है लगता है बाद में। तो आपका हमारा शब्द तैयार हुआ इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इसका मतलब हुआ जो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। सपोज कोई पैसेज है, कोई बट सिचुएशन इत्यादि में ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन चाहे तो फिगरेटिवली यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं द सिचुएशन वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, परिस्थिति मेरे लिए एकदम समझ से परे थी, मैं समझ नहीं पा रहा था उसका क्या मतलब था। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले शब्द पे, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है, सपोज आप एक गाड़ी में बैठे हुए हों और सडनली गाड़ी के सामने कोई जानवर आ जाए, बट आपकी गाड़ी बहुत अधिक स्पीड में है, तो क्या संभावना बनती है? एक्सीडेंट। इस सिचुएशन को इनएविटेबल कहते हैं हम लोग। एक ऐसी परिस्थिति जहां कोई कार्य अपरिहार्य हो जाए, अवसंभावी हो जाए, उसे हम इनएविटेबल कहते हैं। माने कि बाउंड टू हैपन, जिसको हटाया नहीं जा सके, उसे हम इनएविटेबल कहेंगे। इनएविटेबल का मतलब है कि आप, जिसे बोला जाता है एक्सीडेंट वॉज इनएविटेबल, का मतलब ये हुआ कि एक्सीडेंट होना तय था, उसका होना तय था और वो होकर के ही रहता। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब हो गया कि आपकी एक ऐसी सिचुएशन जो आपकी समझ के बाहर है, आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। अब आता है इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल, जो चीज फिट ना बैठे वो इनकम्पैटिबल होगी। देन आता है आखिरी शब्द हमारे पास, इनऑडिबल। इनऑडिबल, आपके पास दो कान हैं बट आप सपोज आपकी सुनने की क्षमता कमजोर हो गई है, या सपोज सामने वाला इतना धीमे बोल रहा है कि आप उसको सुन नहीं पा रहे हैं, उस ना सुन पाने को इनऑडिबल कहेंगे। हम बोल सकते हैं, सपोज हम बोल सकते हैं कि स्पीच वॉज इनऑडिबल, माने कि जो भाषण था, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इतने पीछे बैठा हुआ था कि मुझे सुना ही नहीं पड़ रहा था कि भाषण देने वाला क्या बोल रहा है। सो वो इनऑडिबल था मेरे लिए। ठीक, तो इनएविटेबल का मतलब बाउंड टू हैपन। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है जिसे समझना लगभग नामुमकिन हो। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। और इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल का मतलब है जो चीज़ अनफिट हो, सूटेबल ना हो, बैठने फिट फिट नहीं बैठ रही हो। और इनऑडिबल का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जिसके शब्द आपके कानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप उसे सुन नहीं पा रहे हैं, आप उसे ठीक से सुनकर समझ नहीं पा रहे हैं, इस अर्थ में इनऑडिबल शब्द का प्रयोग होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। ओके, बट डेफिनेशन बहुत प्यारी है ये, और आपने शायद ऑब्जर्व नहीं किया होगा अब तक ये शब्द एमिनेबल हमारे पास कई बार आ चुका।
मैंने आपको कल ही बताया था कि एमन का जो लोग बोलते हैं ना वो ईसाई होते हैं, इसी को मुस्लिम लोग अमीन बोलते हैं, आमीन बोलते हैं, वो एमन ही है। इसके बाद आपने एबल लगा दिया, मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक हो, संस्कारी हो, बड़ा अच्छा आदमी हो, तत्काल आपकी बात मान ले, थोड़ा सा आपके साथ कंपैटिबल हो, कंफर्टेबल हो, आप उसके साथ कंपैटिबल और कंफर्टेबल हो, तो ऐसी चीज़ें आपकी एमिनेबल कहलाती हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रेंडली हो, मिलनसार हो, मिलनसार या फ्रेंडली व्यक्ति, ठीक है, ऐसे लोगों को हम एमिनेबल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है सबसे पहले, एबोमिनेबल। बहुत सुंदर शब्द है और इसका मतलब होता है घिनौना, जिसको देख करके आपके मन में एक घृणा की भावना पैदा हो, आपको ऐसा लगे कि यार मैंने ये क्या देख लिया, ये मैंने क्या सुन लिया, या समाज में हो रहा कोई एक ऐसा कृत्य या कोई ऐसा कार्य जिसको देख करके आपके हृदय में एक घृणा का भाव पैदा होता है, नफरत का भाव पैदा होता है, उन्हें हम एबोमिनेबल कहते हैं। तो सपोज आप बोल सकते हैं कि हिज एटीट्यूड वॉज एबोमिनेबल। इसका मतलब ये हुआ कि उसका एटीट्यूड जो था उससे मुझे बहुत अधिक घृणा हो रही थी, मतलब वो कुछ ऐसा आचरण कर रहा था। आप बोल सकते हैं हिज वे ऑफ लाइफ इज इन एबोमिनेबल। इसका मतलब हुआ कि उसके जीने का तरीका बहुत घिनौना है, वो ऐसे जीता है कि उसका असर सब लोगों पर होता है, ठीक है। वहां पर भी आप एबोमिनेबल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमिनेबल आप जानते ही, मैं जैसे सपोज मैं आई एम अ वेरी फ्रेंडली रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल पर्सन, सो आई एम एन एमिनेबल पर्सन, ठीक है। इसके बाद आता है एक शब्द एडमंट। मैं आपको उसको याद करने का तरीका बता सकता हूँ, अड़ियल, एडमंट अड़ियल, एडमंट अड़ियल, ऐसे आप 3-4 बार रिपीट करेंगे तो आपको एडमंट शब्द अड़ियल का ही रूपांतरण प्रतीत होगा। तो एडमेंट का मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो अड़ियल हो, किसी बात पर जुट जाए तो फिर उसे हटे नहीं। लेकिन आपको ये बात याद रखना होगा कि ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं होता, ये शब्द हमेशा नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। और मैंने आपको हमेशा से बताया कि शब्दों का भी अपना एक कंटेक्स्ट होता है, उनका भी अपना एक मनोविज्ञान होता है। शब्द कई बार आपको घायल भी कर सकते हैं और शब्द कई बार आपको ऊर्जा से भी भर सकते हैं। निर्भर करता है कि सामने वाले ने कौन सा शब्द किस मकसद से इस्तेमाल किया है। तो सपोज आपको एबोमिनेबल कहा जाएगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपको एमिनेबल कहा जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। आप जरा गौर से देखेंगे तो इस यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शंस में 2 शब्द बहुत सुंदर हैं, एमिनेबल और एडोरेबल। एडोरेबल, बट एबोमिनेबल और एडमेंट सब नेगेटिव हैं। तो एडमेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात को ही सर्वोपरि रखे, अपनी बात में ही अड़ा रहे, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो। अगर उसने गलती कर दी तो गलती पर वो अड़ा रहेगा, तो वो एडमेंट कहलाएगा। सपोज अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो अच्छे पर ही अड़ा होगा, तो वो एडमेंट कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अड़ियल हो उसे हम एडमेंट कहेंगे। देन आता है एक वर्ड एडोरेबल। एडोर का मतलब होता है पूजा करना। बट आपको एक बात समझनी होगी, अंग्रेज पूजा नहीं करते हैं, और हम जो भाषा पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं वो अंग्रेजी है, वो उनकी भाषा है। और उनके यहाँ ना धूप देव नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत लोक शिवपुर को जावे वाला से नहीं होता है, ठीक है। ये शिव चालीसा का है। मैं एक बार गांव में था तो गांव में मैंने सुना था इसको, कोई व्यक्ति नहाता जा रहा था और वो कह रहा था धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन जन के पाप नसावे, अंतलोक शिवपुर को जावे, ऐसा करके कुछ वो बोलता जा रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह वाली पूजा जो है अंग्रेज लोग नहीं करते हैं। एडोर का मतलब उनके यहाँ ये हुआ सम्मान देना, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो गॉडली हो, उसके नज़दीक हो, ठीक है ना। तो वो वैसे बोल सकते हैं कि क्रिश्चियंस एडोर जीसस। तो इसका मतलब हुआ कि जो ईसाई हैं वो जीसस का बहुत अधिक सम्मान करते हैं, बहुत अधिक उनसे प्रेम करते हैं। इस अर्थ में एडोर शब्द का इस्तेमाल होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसको हटा देना है और ABLE लगा देना है। एडोरेबल का मतलब हो जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत प्यारा हो, बहुत सम्माननीय हो। और ये शब्द बहुत पॉजिटिव भी है, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत प्यारा हो
और जिसके साथ होने में आपको मजा आए, आपको खुशी मिले, आपको आनंद आए, वो लोग जो है एडोरेबल कहलाते हैं। ठीक है, बट ये वर्ड बहुत पॉजिटिव है, आप ये उसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके लिए आपके दिल में बहुत अधिक सम्मान हो, बहुत अधिक प्यार हो, बहुत अधिक लगाव हो। ऐसे लोगों के लिए आप एडोरेबल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ें। थके तो नहीं हो? थक गए हो तो पता नहीं, मैं तो नहीं थका हूँ, अभी तो मेरे अंदर काफी ऊर्जा बाकी है, अभी मैं और सारा काम करना चाहूंगा। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, क्या बात है, क्या बात है, कितना बढ़िया शब्द है। ये आया क्वायर। आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven करके जो बोला जाता है उसको क्वायर बोलते हैं। खास तौर पे ये ईसाइयत में होता है, कुछ लोग एक साथ खड़े होते हैं और किसी पर्टिकुलर प्रार्थना को लेकर के काम करते हैं, उसे हम क्वायर बोलते हैं। ठीक है। एक शब्द इसका और है, वो तो मेरे जहन में इस वक्त आ नहीं रहा, मेरी बुद्धि में प्रकाशित नहीं हो रहा है इस समय, अगर दार्शनिक भाषा में बोलूँ तो। बट कुछ उसे भी ऐसे ही कुछ वर्ड ही है वो, जो एक साथ सामूहिक रूप पर प्रार्थना करने के संदर्भ में प्रयोग में आता है। फिर आता है हमारे पास एक शब्द बैंड। बैंड आप जानते हैं, जिसमें एक गिटारिस्ट हो, एक गाना गाने वाला हो, एक कुछ और बजाने वाला हो, एक कुछ और बजाने वाला हो, ऐसे लोगों के एक ग्रुप को हम बैंड कह सकते हैं। जैसे द बीटल एक नाम का एक बैंड था, उसके रॉक स्टार का नाम जॉन लेनन था, वो यूके के थे और बहुत फेमस आदमी थे वो। एक छोटा सा कोट सुना देता हूं, जब बैंड शब्द आ ही गया है तो एक शब्द सुना देता हूं आपको छोटा सा। क्या हुआ कि जॉन लेनन से किसी ने पूछा, उसने कहा मतलब, व्हेन आई वाज 5 years old माय मदर टोल्ड मी दैट हैप्पीनेस इज द की टू लाइफ। जब मैं 5 वर्ष का था तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि खुश रहना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, इसकी टू लाइफ, जीवन की कुंजी है। then I went to school, my teacher asked me what I wanted to be। फिर मैं स्कूल गया और मेरे शिक्षक ने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैंने लिख दिया हैप्पी। तो टीचर ने कहा देन यू डिडंट अंडरस्टैंड द असाइनमेंट, एंड आई सेड देन यू डिडंट अंडरस्टैंड द लाइफ। अब बैठ करके हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मैं हर बात को रूपांतरित नहीं कर सकता। लेकिन आखिरी वर्ड है होस्ट, जानते ही हो, कोई मतलब नहीं है बेकार में बताने का। कपिल शर्मा कितना अच्छा होस्ट है। ठीक है, आते हैं ट्रूप पे। ट्रूप कहते हैं सेना को, बाद में ऐसा और लगा दो ट्रूप्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो बहुत काम का होगा, उसी में समय देंगे, जो महत्वपूर्ण नहीं होगा उसको समय नहीं देंगे। जीवन में आप लोग भी यही करते होंगे। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, किसी देश के मूल निवासी, वहीं रहते हैं जो लोग उसी देश में, उन्हें क्या कहते हैं? जैसे भारत के मूल निवासी भारतीय हैं, अमेरिका के मूल निवासी अमेरिकी हैं, और इंग्लैंड वाले अंग्रेजी हैं, अफ्रीका वाले अफ्रीकी हैं। तो उसके लिए कौन सा शब्द है हमारे पास इंग्लिश में जो मूल निवासी के लिए प्रयोग में आता है? तो वो शब्द है एबोरिजिनीज। एबोरिजिनीज का मतलब होता है कि जो निवासी जहाँ के हैं वो वहीं के हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को बोला जाता है अरे तुम लोग यहाँ के थोड़ी हो यार, तुम लोग तो पश्चिम से आए थे, वहां से आने के बाद फिर यहाँ बस गए, फिर तुम लोगों ने ईंट से ईंट बजाई, फिर उससे चिंगारी निकली, फिर तुमने आग जलाई, फिर तुमने घर बनाए, फिर तुम्हारी एक पूंछ थी वो तुम कट कट गई और तुम खड़े हो गए, विकसित होते 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 आज तुम ऐसे हो गए। मेरे को समझ में नहीं आता, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर विकासवाद इतना ही सत्य था, अगर हर वानर मनुष्य बना, तो फिर वानर बचे क्यों? सपोज अगर वानर बच गए और विकासवाद चल रहा था, तो अब वानर मनुष्य क्यों नहीं बन रहा है? बड़ा अजीब लगता है कभी कभी सोच करके। मैं कभी कभी सोचता हूँ या तो विकास खत्म हो जाना चाहिए था, या फिर विकास चालू रहना चाहिए था। यदि विकास चल रहा था लगातार, तो अभी भी वानरों को मनुष्य बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? पता नहीं अब क्यों नहीं बनते लोग। खैर, देन आता है इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स का मतलब होता है किसी एक देश से, किसी एक जगह से दूसरी जगह या देश को जाने वाले लोग इमिग्रेंट्स कहलाते हैं। वो कभी यहाँ हैं तो किसी कारण से वो तमाम कारण हो सकते हैं, पैसे का कारण हो सकता है उन्हें किसी बात की वजह से देश छोड़ना पड़ा हो, इस कारण भी वो इमिग्रेंट्स हो सकते हैं, यानी कि यहाँ से वहाँ जाने वाले लोग। देन कम्स रेजिडेंट्स।
आप जानते ही हो यार, रहने वाले लोग हैं वो, उसको उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और जो आखिरी शब्द है स्लेव्स, गुलाम, कोई मतलब नहीं है शब्द की व्याख्या करने से, आप जानते ही हैं गुलामी क्या है और गुलाम क्या है। हाँ ऐसे समझ लो, स्लेव्स ऑफ द सेंसेस, इसका मतलब वो अपने इंद्रियों के गुलाम। ऐसे लोग जो अपनी जिह्वा के लिए व्यग्र हों, अपने कानों के लिए व्यग्र हों, आंखों के लिए व्यग्र हों, मतलब बस उन्हें लगता हो कि आंख जी भर देख ले, कान जी भर सुन ले, जिह्वा जी भर चख ले, ऐसे लोग गुलाम कहलाते हैं और वो इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास एक शब्द है वन हु ट्रीट्स हार्ट डिजीजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो हृदय की समस्याओं को ठीक करता है, हृदय रोगों का विशेषज्ञ है, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अब हमारे पास कुछ शब्द हैं, रेडियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट। और आपको मैंने अपने लेक्चर की शुरुआत में ये बात बता दी थी कि लगभग इस कंपटीशन सेट में, या लगभग पूरे कहीं भी किसी भी कंपटीशन सेट में जो भी शब्द पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर के, वो नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी में घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, वहां जरूर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो जियोलॉजिस्ट का मतलब हो गया जो जमीन, भूवैज्ञानिक, जो पत्थरों का, चट्टानों का इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उन्हें जियोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, उसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने मेडिकल की वो पढ़ाई पढ़ी हो, जिसमें हृदय के बारे में उसको ट्रेनिंग दी गई हो, पढ़ाया गया हो, लिखाया गया हो, समझाया गया हो, ट्रेनिंग दी गई हो, और हार्ट का वो स्पेशलिस्ट है, और हार्ट को लेकर के हर प्रॉब्लम को वो क्योर कर सकता है, ट्रीट कर सकता है सर्जरी के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट का, डर्मा का मतलब होता है स्किन, ठीक है, लॉजी हो गया साइंस, डर्मालॉजी का मतलब, डर्मेटोलॉजी का मतलब हो गया चर्म रोग का ज्ञान या उसका अध्ययन, और डर्मेटोलॉजिस्ट IGIST लगने वाले सारे सब एडजेक्टिव होंगे। तो डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपके स्किन को लेकर के आपका इलाज करे, आपके मतलब त्वचा रोग विशेषज्ञ, त्वक रोग विशेषज्ञ को हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ को कहेंगे। जियोलॉजिस्ट जो है भू वैज्ञानिक है। और रेडियोलॉजिस्ट का मतलब हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी हड्डियों को या बाकी किसी शरीर की किसी और हड्डी को एक्सरे इत्यादि के माध्यम से ठीक करे, उसे हम रेडियोलॉजिस्ट कहेंगे। कितना बढ़िया बन गया नहीं, चार चार आपको एक ही सेंटेंस, एक ही डेफिनेशन में चार चार चीजें मिल गई। रेडियोलॉजिस्ट जो एक्सरे के माध्यम से इलाज करते हैं, जियोलॉजिस्ट जिनका मतलब है भूवैज्ञानिक जो रॉक्स का, पत्थरों का और चीजों का अध्ययन करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ जो हृदय का इलाज करते हैं, दिल का इलाज करते हैं। या फिर आते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, ऐसे लोग जो आपके चमड़ी का इलाज करते हैं, त्वचा का इलाज करते हैं। आता है नई डेफिनेशन, पर्सन और थिंग हु हैज द सेम नेम एज अनदर। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरा जो नाम है हर्ष, सपोज वो किसी और का भी नाम हो, इस डेफिनेशन के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है। मतलब मेरा नाम अगर हर्ष है तो किसी और का नाम भी हर्ष है, दो लोगों का नाम हर्ष है, तो ऐसे के लिए कौन सा इंग्लिश में वर्ड है हमारे पास। इंग्लिश में ऐसा कौन सा शब्द है जिसको हम इससे हम रिलेट कर पाए या बता पाए। बहुत प्यारा सा वर्ड है नेम शेक। नेम शेक का मतलब हुआ दो नाम जो दो व्यक्तियों के एक हों। सपोज मेरा नाम हर्ष है और वीडियो देखने वाले किसी एक लड़के या लड़की का नाम हर्ष है, लड़की का नाम हर्षा हो सकता है, ठीक है, हाँ तब भी वो साउंड कर जाएंगे साथ में, तो वहां पर नेम शेक शब्द का इस्तेमाल होगा। रिलेटिव मैं बताऊंगा नहीं हूँ आपको, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके रिलेटिव्स आपका ढेर सारा खून अब तक पी चुके होंगे और आप उनका पीने को भी बहुत परेशान होंगे। बट रिलेटिव वो चीज़ है जो खून पिलाता है, मतलब पीता है, पिलाता कभी नहीं है, वो बहुत होशियार होते हैं, ठीक है। देन आता है सीडोनिम। सपोज मेरा कोई दोस्त है और उसका नाम है राहुल, बट मैं उसे चिंटू कह के पुकारता हूँ। हाँ मैं सपोज उसे चिंटू कह करके पुकारता हूँ, और चिंटू मेरा फेवरेट नाम है और मैं लगभग हर तीसरे चौथे आदमी को चिंटू ही कहता हूँ, ठीक है। तो सिडोनिम का मतलब हुआ एक छद्म नाम,
एक नाम जो किसी व्यक्ति पर गढ़ देना, ठीक है। छद्म नाम के अर्थ में आपका सिडोनिम शब्द का प्रयोग होता है, ठीक। तो सिडोनिम का मतलब छद्म नाम हुआ, एक नकली नाम, ठीक है। इसके बाद आता है सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब हुआ आने वाली पीढ़ी में, 4 लोगों में, सपोज मैं कोई कार्य कर रहा हूं और इसके बाद मैं अपना बिजनेस या अपनी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को देने वाला हूं, तो वो मेरा सक्सेसर कहलाएगा, वो मेरा उत्तराधिकारी कहलाएगा, उसे हम सक्सेसर कहेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। वन हु ईट्स टू मच, ओ माई गॉड। आप जरा देखिएगा ध्यान से कि कंपटीशन वाला भी बड़ा माइंडेड होता है, बड़ा स्मार्ट होता है। उसने 4 के 4 शब्द दिए, ठीक है, 4 के 4 शब्द दिए। तो और चारों के चारों लगभग उससे रिलेटेड हैं, ओवर ईटिंग से लेकर के। वन हु ओवर ईट इज ओवरवेट, मतलब जो व्यक्ति बहुत खाएगा वो ओवरवेट होगा, वजनी होगा। लेकिन उस व्यक्ति के जो डेफिनेशन इंग्लिश में वो पर्टिकुलरली क्या है, उसको लेकर के बात चल रही है, और वो यहाँ पर नहीं है। तो वन हु ईट्स टू मच इज ओवरवेट नहीं है। ओबीस का मतलब होता है मोटा व्यक्ति, ठीक है। ओबीस समवन हु इज टू फैट, इस टू फैट के अर्थ में ओबीस शब्द का इस्तेमाल होगा। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि दुनिया की लगभग आधी आबादी मोटी है, दुनिया की आधी आबादी मोटी है। और आपको विश्वास ना हो तो आप जिस पड़ोस में रहते हैं वहीं पर इस सर्वे को करके देख लीजिए। सपोज अगर आपकी सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं तो ये डेफिनेटली श्योर होगा कि आपकी सोसाइटी में रहने वाले 100 लोगों में एटलीस्ट 50 लोग ओवरवेट होंगे। अंडरवेट होंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन ओवरवेट जरूर होंगे, बट उनका अनुपात या उनकी जनसंख्या आधे के बराबर होगी। समय तेजी से भाग रहा है, टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट। आगे चलते हैं। अब हमारे पास फिर एक शब्द आता है, फिर एक डेफिनेशन आती है, एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज। एक ऐसा व्यक्ति वो जो बहुत तरह की सिचुएशंस या फंक्शंस में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है। मतलब उसमें एक ऐसी योग्यता है कि वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकता है, उनके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। तो ऐसे लोगों को वर्सटाइल कहते हैं। वर्सटाइल एक बहुत सुंदर शब्द है, और इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को किसी भी तरह की सिचुएशन में एडजस्ट करने का दम रखता हो। गांव जाए तो गांव के लोगों के साथ एकदम एक हो जाए, शहर जाए तो शहर के लोगों की तरफ एकदम एक हो जाए। महिलाएं इस मामले में बहुत आगे होती है, वो वर्सटाइल होती हैं, ठीक है, वो बहुत एक्सपर्ट होती हैं। मैंने तो तमाम अपने गाँव में ऐसी महिलाएं भी देखी जो बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, पर फिर भी वो शहर गई, तो जब शहर से लौटी वो गांव की तरफ, तो उन्हें हम पहचान ही नहीं पाए, हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए, हम उन्हें जान ही नहीं पाए कभी ये गांव में भी रहती थी। वो बहुत वर्सटाइल होती हैं। डेप्यूटी एंड एक्सपर्ट आप लोग जानते ही हैं। डेप्यूटी और एक्सपर्ट के बारे में बताऊंगा नहीं। डेप्यूटी उस व्यक्ति को कहते हैं जो सेकंड पोजीशन में हो मेन पोजीशन की, तो वो डायरेक्टर के नीचे डेप्यूटी। देन आता है एक्सपर्ट, कोई मतलब ही नहीं, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रोज बताता हूँ। ये जो वर्ड कंजमेट है, जो किसी कला में माहिर हो उसे हम कंजमेट कहते हैं, उसी के लगभग समानांतर एक्सपर्ट शब्द होता है, ठीक है। आगे चलना चाहिए। देन हमारे पास आता है नई डेफिनेशन, जिसका मतलब है प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट एंड स्पेसिमेंस। प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट एंड स्पेसिमेंस। अब हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, ग्रीन हाउस, हर्बेरियम, वेयर हाउस या नर्सरी। एक ऐसी जगह जहां आप हरे भरे पेड़ पौधों को या उनके अवशेषों को रख सकें, उनको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? क्या ग्रीन हाउस कहेंगे? वर्ड ठीक नहीं फिट बैठ रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस का मतलब हुआ हरा रंग का घर, तो क्या वो तो फिट बैठेगा नहीं। हर्बेरियम इज द करेक्ट ऑप्शन। हर्बेरियम का मतलब हुआ एक ऐसी जगह जहां पर आप इन हरी भरी चीजों को, उन पौधों को, प्लांट्स को रख सकें। देन आता है वेयर हाउस। वेयर हाउस आप जानते ही हैं, माल गोदाम को कहते हैं। गोदाम एक ऐसी जगह जहां पर आप अपना सारा अनाज पानी रख सकें, आप अपना जो है जितना भी
और भी सारी आपके पास एक्स्ट्रा चीजें आप उनको वेयर हाउस में अपने रखवा सकें, ठीक है। देन कम्स नर्सरी। कोई मतलब नहीं है आपके शहर आपके मोहल्ले के आसपास कोई नर्सरी होगी, आप वहाँ जाइए, पेड़ पौधों को देखिए। मैं तो कहता हूँ एक खरीदिए और एक कहीं लगा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी इतने पेड़ कटे हैं कि मालूम नहीं पड़ता कि आखिर आखिर आगे हम सांस कैसे लेंगे। तो कोशिश करिए कि नर्सरी जाइए, अपने घर पर छोटे छोटे गमले लगाइए, प्यारे प्यारे वृक्षों को लगाइए। वृक्ष हैं तो जीवन है, वृक्ष नहीं है तो कैसे कैसे काम करेगा। क्यों वरुण देव को, वायु देव को परेशान कर रहे हो? हाँ, तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक बहुत अच्छा शब्द है, पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी। वो लोग जो समाज की जान हो। ऐसे लोग अगर पार्टी में ना हो तो पार्टी ना अच्छी लगे, ऐसे लोग अगर शादी में हो ना हो तो शादी ना अच्छी लगे। लोग बोलते हैं ना, अरे यार अगर तुम उस शादी में होते तो मजा आ जाती, बोलते हैं ना अक्सर ऐसा। मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बिना वो शादी कहीं ना कहीं अधूरी थी। इस व्यक्ति की वजह से वो शादी या वो फंक्शन या वो पार्टी या वो बर्थडे या फिर कुछ भी बहुत अच्छा होने वाला था। इसका मतलब है कि ऐसी चीज, एक ऐसा व्यक्ति जो जो एक पार्टी की जान हो, ऐसे लोगों को हम ग्रिगेरियस बोलते हैं। तो जो व्यक्ति ग्रीगेरियस होता है वो महफिल की शान होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो महफिल की शान हो वो ग्रिगेरियस कहलाता है। देन कम्स गॉर्जियस। लड़कियां होती हैं, पुरुष नहीं होते हैं गॉर्जियस। सुंदर केवल महिलाएं होती हैं, पुरुष तो सिर्फ जवान होते हैं। हमने कहीं पढ़ा था, ऐसा सुना था कि पुरुष केवल जवान होते हैं, महिलाएं गॉर्जियस होती हैं, मतलब सुंदर होती हैं। इसके बाद आता है एक शब्द यूनैनिमस। यूनैनिमस का मतलब होता है एकमत होना। बोलते हैं ना सभी सयाने यूनैनिमस, सभी सयाने एक मत। इसका मतलब हुआ सभी सयाने यूनैनिमस, सभी सयाने यूनैनिमस, सभी सयाने एक मत, सभी सयाने यूनैनिमस। आगे चलते हैं। हमारे पास एक शब्द है ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर। एक ऐसा तारों का समूह, तारों का समूह, उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, तो हम उसे कॉन्स्टेलेशन बोलेंगे। कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है तारों का समूह जो आसपास ही हो। देन कम्स देन कम्स मोर थिंग्स एंड आई विल एक्सप्लेन देम इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर हमारे पास शब्द रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू अ कॉज। किसी चीज को किसी चीज का कारण समझना, कारणवादी होना, ये समझना कि ये घटना इस वजह से घटी है। इसके लिए इंग्लिश में एक बहुत बड़ा शब्द है, उसको बोलते हैं हम एस्क्राइब। एस्क्राइब का मतलब हुआ कि किसी चीज का कारण खोजने का प्रयास करना, किसी चीज का कारण ढूंढना या उसे कारण के रूप में स्थापित करना कि ये कार्य इस कारण की वजह से हुआ है। आगे चलते हैं। हमारे पास अगला शब्द है शोइंग पुअर टेस्ट और क्वालिटी। ओके, कोई एक ऐसी चीज आपने खाई जो बहुत ही गंदे स्वाद की है या ओके ओके स्वाद की है, बट उससे सिर्फ पेट भरा जा सकता है, मन को तृप्त नहीं किया जा सकता, मन को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। तो कोई भी एक ऐसी चीज जिससे मन आपका प्रसन्न ना हो, वो आपकी टैकी कहलाएगी। एक्सक्यूजेड तो बिल्कुल नहीं कहला सकते क्योंकि वो बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन होगी। पाइक एक तरह की मछली है, पाइक का मतलब होता है फिश। एक्सक्यूजेड तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। सेवर जो शब्द है एक्चुअली सेवरी शब्द है जिसका मतलब होता है नमकीन। आप जानते हैं कि स्वीट का ठीक अपोजिट सेवरी होगा, या नमकीन, इसमें नमक बहुत अधिक मिला हो, या जैसे आप नमकीन खाते हैं उसी अर्थ, उसी कुछ स्वाद का सेवरी होता है, और इंग्लिश का समानांतर है ये। देन हमारे पास एक शब्द आता है फिक्स एन ऑब्जेक्ट फर्मली एंड डीपली इन सराउंडिंग मास। दो चीजों को एक सराउंडिंग मास में फिट करना, एम्बेड करना, ये है। और मैं आपको बता, जड़ना जिसको कहते हैं, जैसे कि आप कोई अंगूठी पहने हो और उस अंगूठे में हीरा जड़ा हो, तो उसको हम बोल देंगे दैट द डायमंड वाज एम्बेडेड इन द रिंग। सबसे बेहतरीन एग्जांपल बोल सकते हैं डायमंड एम्बेडेड
इन द रिंग। ओके, अब हम एक वर्ड और लेंगे, आखिरी का हमारा ऑप्शन लुक फॉरवर्ड टू, आगे देखना या उम्मीद लगाना या ऐसी कोई उम्मीद करना। अब हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और हम समझेंगे। एंटिसिपेट सबसे बढ़िया है, और मैंने कई बार आपने देखा होगा किसी चीज़ की उम्मीद करना, या सपोज दैट आपने बहुत अधिक मेहनत की और मेहनत करने के बाद रिजल्ट है, तो रिजल्ट का जो आप काम करते हैं वो एंटिसिपेट करते हैं, मतलब आप इंतज़ार करते हैं कि अब इसके बाद रिजल्ट आने वाला है, अब इसके बाद ये होगा, अब इसके बाद ये होगा, अब इसके बाद ये होगा, उसे हम एंटिसिपेट कहते हैं। देन एक वर्ड है हमारे पास एसक्यू, एब्स्टेन एंड ओविएट। मैं इनको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं अगली बार आपको, क्योंकि ये वर्ड मुझे टाइम लेते हैं हमेशा एक्सप्लेन करने में, तो मैं जब अगली बार अगला वीडियो बनाऊंगा तब इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगा। और हमारे सारे के सारे बैचेस ऑफलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप एस्पिरेंट्स वहाँ आना चाहें और हमें उस सौभाग्य का अवसर देना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी। आप सबका स्वागत है, प्लीज़ आइए और हमें ज्वाइन करिए और हमें सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीबडी।